हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम आरबीआई की सेकंड क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि इकोनॉमी क्या होती है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं और किस तरह से हम इन बेसिक टर्म्स को समझ सकते हैं। आज हम उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे कि आप नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है, कितने टाइप से हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे आपकी जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एनडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी एनएनपी क्या होती है। इस तरह के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं आज के वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। इस वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम बेसिकली होती है आपकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो क्रिएट की जाती है एक कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए, यानी कि एक साल के ड्यूरेशन में एक कंट्री में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट की गई हैं, उन सब को मॉनेटरी वैल्यू में जब कैलकुलेट किया जाता है उसे नेशनल इनकम कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड, उसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। ये तीन मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। वैल्यू एडेड जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वैल्यू को ऐड करना। तो किसी भी प्रोडक्ट में, यानी कि जब आप कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हो उसका जो टोटल प्रोडक्शन होता है उस में से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं, यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू एडेड आ जाता है। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसको हम माइनस क्यों करते हैं? उसे माइनस इसलिए किया जाता है ताकि हम डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। डबल काउंटिंग होती है जब आप, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक केक बनाना है, केक बनाने के लिए आपको फ्लावर की ज़रूरत पड़ेगी जो उसका बेस होता है। उस फ्लावर को बनाने के लिए आपने केक को बनाने के लिए फ्लावर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया। बट जब जो फ्लावर है वो लोग एज अ फिनिश प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं और आप उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने उसे दोनों टाइम यूज़ कर लिया, अगर हमने एज एन इंटरमीडिएट गुड एज अ रॉ मटेरियल अगर हमने उसकी वैल्यू को माइनस नहीं किया, तो हम फ्लोर की जो वैल्यू है वो एज फाइनल गुड्स भी हम कैलकुलेट कर देंगे और एज रॉ मटेरियल भी ऐड हो जाएगी, जिससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जितनी वैल्यू ऐड हुई है फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में, वो वैल्यू हमें मिल जाती है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरमीडिएट गुड, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये होता है आपका रॉ मटेरियल्स जिनको आप फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आपका होता है किसी भी असेट की वैल्यू का डिक्रीज होना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज की डेट में एक फ़ोन खरीदा जिसकी कॉस्ट आपकी अराउंड 50,000 रुपीज़ है। आज से 6 महीने के बाद उस फ़ोन की जो कॉस्ट है वो तो 50,000 नहीं रह जाएगी, वो ओवर टाइम यूजेज की वजह से उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी डिक्रीज ऑफ वैल्यू को हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। अब इसका यूज़ हम वैल्यू एडेड में कैसे करते हैं? तो जब हम वैल्यू एडेड में डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं तो हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाती है। और इस ग्रॉस से अगर हमें ग्रॉस वैल्यू से अगर हमें नेट वैल्यू पे जाना है तो हम इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। और अगर हमें नेट से वापस से ग्रॉस पे आना है तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। ये आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड होता है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट्स जो आप करते हैं उसमें भी आप जो वैल्यू मनी के फॉर्म में एक्सचेंज कर रहे हैं वो एक तरह का एक्सपेंडिचर ही होता है। जो आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यूज होती हैं वो भी आपकी एक्सपेंडिचर में काउंट होती है।
सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ पे सी स्टैंड करता है आपका कंजम्पशन ऑफ पर्सनल हाउस होल्ड जो होता है पर्सनल कंजम्पशन, आई आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जी आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका होता है जैसे कि गवर्नमेंट ने आपके लिए रोड्स बनाई, ब्रिजेस बनाए, रेलवेज के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये खर्चे जो गवर्नमेंट करती है वो आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। सो यहाँ पर आप इसे क्लियरली देख सकते हैं, जैसे सी होता है आपका पर्सनल कंजम्पशन, ये आपका पर्सनल कंजम्पशन होता है। आई आपका एक्वायरिंग कैपिटल गुड्स यानी कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जी आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, एंड एक्स माइनस अब आपका नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू हो गई, यानी कि टोटल एक्सपोर्ट्स में से हम इम्पोर्ट्स को माइनस कर देंगे, जो हमारी नेट वैल्यू निकल के आती है हम उसे ऐड करते हैं इसमें। सो आपकी नेशनल इनकम निकल के आ जाती है फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। सो नेक्स्ट हमारा आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड यानी कि जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, यहाँ पर बात हो रही है इनकम की। अब इनकम किस किस की हो सकती है? इनकम किसी भी फॉर्म में आ सकती है, चाहे वो आपकी वेजेस के फॉर्म में हो, सैलरीज के फॉर्म में हो, या वो रेंट के फॉर्म में हो, या किसी तरह के इंटरेस्ट जो आपको मिलता है आपकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। किसी भी तरह की इनकम छोटी या बड़ी जो आपको होती है वो आपकी इनकम कहलाती है, और ये सारी इनकम्स आपकी इंक्लूड होती हैं नेशनल इनकम में। और ये टोटल जब नेशनल इनकम आप इनकम मेथड से जनरेट करती हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है एनडीपी एट एफसी। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर लेते हैं? वेजेस को, रेंट को, इंटरेस्ट को, प्रॉफिट को, इन सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। सो आपका जो फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम का वो होता है वेजेस यानी कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसमें आपकी वेजेस एंड सैलरीज आ जाता है, साथ में आपका रेंट, आपका इंटरेस्ट एंड आपके प्रॉफिट। ये आपका टोटल फॉर्मूला बनता है नेशनल इनकम को जनरेट करने का। और नेशनल इनकम जब हम इनकम मेथड से निकालते हैं, जब आप वैल्यू एडेड से निकालोगे या एक्सपेंडिचर मेथड से निकालोगे तो वो आपका जीडीपी आता है ग्रॉस के फॉर्म में। पर जब आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है, एन फॉर नेट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो ऑलरेडी आपको नेट के फॉर्म में मिल रही होगी। सो अब बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी कंट्री में बनाई गई हैं एक साल के ड्यूरेशन के अंदर, हम उन्हें जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। सो जीडीपी आप जब इनकम मेथड से आपने एनडीपी निकाला तो एनडीपी से आपको अगर जीडीपी पे जाना है तो आपको सिंपली नेट से किस पे जाना है? ग्रॉस के ऊपर। तो यहाँ आप क्या करोगे? इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू को ऐड कर दोगे। अगर इन केस आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया है और आप नेट पे जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर दोगे। सो ये आपकी जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो उसमें इंक्लूड हो जाएगी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी आपकी वो जीडीपी होती है कि जिस ईयर में आपकी जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू उस करंट ईयर में है उसे इंक्लूड किया जाता है रादर दैन जो उनकी ओरिजिनल प्राइसिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक गुड आपने 1000 रुपीज़ में आपने उसको 2 साल पहले आपने उसको क्रिएट किया, बट 2 साल के बाद उसकी वैल्यू घट करके सिर्फ ₹500 बची। तो जब करंट ईयर का जब आपका जीडीपी कैलकुलेट होगा तो वो 500 रुपीज़ को इंक्लूड करेगा, ना कि 1000 को। तो ये आपकी नॉमिनल जीडीपी होती है। अब बात करते हैं रियल जीडीपी की। तो रियल जीडीपी क्या होती है? यानी कि जो करंट ईयर के प्राइजेस हैं उसमें आपका जो ओरिजिनल प्राइस है वो इंक्लूड होता है। यानी कि गुड्स या सर्विसेज के ऊपर इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं होता, यानी कि अगर उसमें इन्फ्लेशन की वजह से उसके प्राइस में अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ है तो हम उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। जो भी कॉस्ट उस पर्टिकुलर गुड या सर्विस की आई है हम उसे एज इट इज़ यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है उसको रिमूव कर देते हैं।
सो वो हमारी रियल जीडीपी कहलाती है, यानी कि अगर हमने गुड 1000 रुपीज में क्रिएट किया था और आज के टाइम में उसकी वैल्यू अगर 500 है, तो हम 500 नहीं लेंगे, बल्कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 1000, उसी को इंक्लूड करेंगे। जो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आया है, हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ये हमारा रियल जीडीपी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, कि ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, आप जीडीपी में से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी कि सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करना होता है और आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है। और सिमिलरली अगर आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जीडीपी पे जाना हो, तो वहां पर आप वाइस वर्सा डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका जीएनपी। अब हमारे पास एनडीपी तो ऑलरेडी है, ठीक है, हमने अभी देखा एनडीपी के बारे में। एनडीपी से हमें जाना है जीएनपी पे। अब जीएनपी पे जाने के लिए क्या करना होगा, पहले तो हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है, यानी कि हमें नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। फिर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे डोमेस्टिक है और यहाँ पर एन है। एन का मतलब होता है नेशनल। ये आपका नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। तो अब डोमेस्टिक को नेशनल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें जो नेट फैक्टर इनकम है एब्रॉड से, उसे ऐड करना होता है। जो आपके एब्रॉड से, मान लीजिए किसी तरह की स्कॉलरशिप्स है, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट है या कुछ बॉन्ड्स है, एनीथिंग जिससे आपको एक इनकम जनरेट होती है जो कि फॉरेन कंट्री से आ रही है, उसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहते हैं। सो ये आपकी डोमेस्टिक में ऐड हो जाती है तो आपको नेशनल मिल जाता है। नेक्स्ट आपका आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब आपके पास यहाँ पे जीएनपी तो है, जीएनपी आपके पास है। अब जीएनपी से आपको क्या करना है, जीएनपी से आपको एनएनपी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल, हमने इस वाले क्वेश्चन में भी उस चीज को डिस्कस कर लिया था कि अगर एन, जी से एन पे जाना है तो क्या करना है। तो ये हमारे पास जी है, जी से एन पे यानी कि ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो हम यहाँ से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ग्रॉस मतलब ज्यादा, नेट मतलब कम। तो अगर आपको ये ना याद रहे कि ऐड करना है डेप्रिसिएशन या माइनस करना है, तो हमेशा याद रखें ग्रॉस वैल्यू में सब इंक्लूड हो गया, यानी डेप्रिसिएशन हो गया। नेट यानी कि थोड़ा अमाउंट, यानी कि हर चीजों को हटा करके फिर जो एक नेट अमाउंट बचा, यानी कि वहां पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर दिया जाएगा। सो वो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। सो अब हमारा लास्ट टॉपिक जो आता है वो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हो गई, यानी कि पर पर्सन इनकम कितनी जनरेट होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 फैमिली मेंबर्स हैं और आपकी टोटल जो इनकम है वो 50,000 है और 4 मेंबर्स आपके फैमिली में है। तो पर मेंबर कितने रुपीस हर एक के पास पहुंचेंगे, 12,500। तो पर कैपिटा इनकम क्या हो गई आपकी, पर कैपिटा इनकम आपकी 12,500 रुपए हो गई। सो ये आपका पर कैपिटा इनकम कॉन्सेप्ट हो जाता है कि टोटल इनकम को जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, जितने पीपल है, उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो आपकी पर कैपिटा इनकम आती है। सो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, वो आपका पर कैपिटा इनकम कहलाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।